आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वैसे हमने सारे टॉपिक्स तो पढ़ लिए हैं, सारी चीजें हो गई हैं। आज हम बेसिक जो क्लियर करने वाले हैं, सबसे जो बेसिक को पढ़ाने वाला हूँ उसको मैं आपको बता दूं। आज मैं बात करूंगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की और अमालगमेशन की, कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, अमालगमेशन क्या होता है, और ये जितने भी टॉपिक्स है आज हम इसकी थ्योरी क्लियर करेंगे, कि आज में हम उसके बारे में सब कुछ समझेंगे। उसके बाद जो कल मैं आपको बता रहा हूँ, कल ये सारी की सारी टॉपिक्स जो थे इसके ऊपर हम सम करने वाले हैं। हम मेन कोर हिस्सा को पकड़ के चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है और अमालगमेशन क्या होता है। चलिए एक बात समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी है, कोई एक कंपनी है, और कंपनी की बुरी थोड़ी हालत शुरू हो जाती है, कंपनी के थोड़े लॉसेस हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं, कंपनी को फेस करने पड़ते हैं। अब ऐसे टाइम पे क्या होती है कि कंपनी करेगी क्या, कंपनी बंद तो नहीं हो सकती, तो कंपनी अपने कुछ रिफॉर्म्स लेके आती है, कुछ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है, उसके लिए कुछ रिकंस्ट्रक्शन करती है ताकि वो अपने कॉस्ट को कम करके और किसी तरह सेटलमेंट और एडजस्टमेंट क्रिएटर का करके किसी तरीके से वो कंपनी आगे से रन कर सके। तो क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता ये है, मान लीजिए एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब एबीसी लिमिटेड की एक कंपनी है, अब उसका मान लीजिए कंपनी को बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हो गए। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमें कैसे करना है, ये हमें सारी बातें इसमें समझ में आ जाएंगी। अब एबीसी लिमिटेड को कुछ ढेर सारा लॉस हो गया, अब उस लॉस को रिकवर कैसे करेगी वो कंपनी, तो करेगी कंपनी, कंपनी कहती है ठीक है हम थोड़ा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन बहुत सारे फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने आपको बताया है जो कंपनी चलती है वो सेल्स और परचेज पे चलती है। कंपनी क्या सेल्स कर रही है, ठीक है, जो सेल्स करेगी उसके रिगार्डिंग कंपनी परचेज करेगी। तो XYZ या ट्रेडिंग कंपनी हो सकती है, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, कंपनी किसी भी टाइप की हो सकती है, या कोई सर्विस रिलेटेड कंपनी हो सकती है। अब मान लीजिए कंपनी के सबसे मेन चीज क्या होते हैं, अब कंपनी ने सेल किया तो उसके डेटर्स खड़े होंगे, अब इसी तरह से जब कंपनी ने परचेज किया तो क्रेडिटर खड़े होंगे, ठीक है। कंपनी के पास पैसा कहां से आता है, सबसे मेन चीज समझिएगा, कंपनी के पास पैसा कहां से आता है, कंपनी के पास, तो सुनिए कंपनी के पास पैसा लाने के कुछ तरीके होते हैं। पहला तो एक होता है ओन फंड। अब जैसे एक कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, जैसे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने एक हमने कंपनी फॉर्म की, एबीसी लिमिटेड, हमने 1 लाख से कंपनी फॉर्म की उसकी। अब होता क्या है, 1 लाख से हम जो कंपनी फॉर्म कर दिए तो 1 लाख में तो कंपनी चल रही है, हमें और सारे पैसों की जरूरत हो रही, तो हम क्या करेंगे, उस कंपनी को लिस्ट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में और उस कंपनी के कुछ शेयर इशू करेंगे। देखिए पहला तो एक तरीका होता है कंपनी के शेयर इशू करो। देखो शेयर भी दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। समझिएगा बातों को, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है कि ये उसमें थोड़ा रिस्क होता है, बट इसमें डिविडेंड ज्यादा होते हैं और ये थोड़ा सस्ता होता है शेयर एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का जो क्या होता है कि उनका एक ऐसा फिक्स होता है कि अगर मान लीजिए कभी कंपनी को लिक्विडेशन में आए, कंपनी बंद होने के आधार पर, तो पहले जो प्रेफरेंस मिलेगी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगी, उसके बाद जब बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर सबसे लास्ट में आते हैं बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये माना जाता है ऑन द सम रिस्क फैक्टर्स। तो अब एक बात समझिएगा, दूसरा क्या फॉर्म होता है, एक तो होता है शेयर कैपिटल कंपनी ने इशू किया, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कंपनी ने डिबेंचर एक पार्ट होता है। चलिए डिबेंचर समझाता हूं मैं आपको। दूसरा तरीका होता है डिबेंचर, जैसा शेयर्स होता है वैसा डिबेंचर भी होता है, बट डिबेंचर सिक्योर होता है। क्या होता है डिबेंचर, डिबेंचर सिक्योर होता है और ये एक उधार होता है, ये कंपनी उधार एक लेती है। मान लीजिए कंपनी ने एक डिबेंचर इशू कर दिया, वो भी शेयर की तरह होता है, डिबेंचर इशू किया, बट वो सिक्योर्ड होता है मोस्टली। अब उसमें क्या होता है, तो सबसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पहले की जो प्रेफरेंस है वो डिबेंचर होल्डर को मिलेगी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी और एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी। द डिबेंचर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर प्रेफरेबल, हमेशा के उनको प्रेफरेंस मिलने वाली है, इक्विटी शेयर होल्डर सबसे लास्ट में प्रेफरेंस मिलती है। तीसरा क्या होता है, लोन फंड। अब कंपनी क्या करेगी, पहला तो एक शेयर इशू करके कंपनी पैसा लेके आ सकती है, दूसरा कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर इशू करके उस पैसे लेके आ सकती है, और तीसरा जो होता है वो होता है
कंपनी लोन ले सकती है। अब 3 तरीके होते हैं जिससे कंपनी अपने कैपिटल को बढ़ा सकती है। लोन लेगी तो क्या होगा कंपनी, अब जब कंपनी लोन ले रही है तो लोन से भी अपना फंड बढ़ा सकती है, लेकिन लोन को भी उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है और लोन का भी चुकाना पड़ता है। लोन तो सबसे मेन चीज समझते हैं। तो कंपनी के लिए सबसे प्रेफरेबल जो होते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना कंपनी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, क्योंकि उनको डिविडेंड देना होता है एट द। अब इक्विटी शेयर होल्डर सबसे अच्छा होता है कंपनी का, क्योंकि उनको पैसे वापस नहीं करने होते कंपनी को इमीडिएट। यहाँ कुछ टर्म है जिसमें आपको पैसे वापस करने, जबकि डिबेंचर होल्डर, लोन फंड्स की बात करें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो इसमें उनको करने पड़ते हैं। अब मान लीजिए जब हम कंपनी के पास कुछ एसेट्स भी होंगे, मैंने आपसे कहा था जब कंपनी के चालू होती है तो कुछ फिक्स एसेट्स भी लेते ही है, जस्ट लाइक मशीनरी हो गया। अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ मशीनरी लेगी, और अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो उसके बाद भी फर्नीचर्स वगैरह होंगे, कुछ तो प्लांट एंड मशीनरी होगी उसके पास में, तो कुछ ना कुछ तो फर्नीचर होते हैं। कुछ कैश और बैंक बैलेंस होते हैं कंपनी के पास, कुछ कैश बैलेंस होगा कंपनी के पास, कुछ बैंक बैलेंस कंपनी के पास में होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट होगी कंपनी के पास में। तो इस तरह से कंपनी के पास एसेट्स भी होते हैं। और अब कंपनी की लायबिलिटी की बात करें तो अपना ये संडी क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी। मान लीजिए हमने कुछ परचेज किया है, तो परचेज किया तो वो हमारी संडी क्रेडिटर की लायबिलिटी हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा जब कंपनी की बुरी सिचुएशन, कंपनी हैवी लॉस में कर रही है, तो कंपनी क्या करती है, अपने क्रेडिटर के पास जाती है, अपने जिससे लोन लिया उनके पास जाती है, डिबेंचर होल्डर के पास जाती है, और शेयर जिसको इश्यू किया है उनके पास जाती है। कंपनी क्या कहती है, एक काम करिए आप अगर हमें आपको 1 लाख रुपया देना है तो आप 1 लाख रुपया ना लेके हमें कुछ इस पे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए, या फिर हमें थोड़ा सा पैसा हमें छोड़ दीजिए, ताकि हम बाकी के पैसे आपके चुका सके। क्योंकि हमारे पास कंपनी में कुछ है नहीं, कंपनी वाइंड अप हो रही है, या फिर कंपनी हमारी लॉस में है और कंपनी को हमें रिफॉर्म करना है, हमें तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो इस वक्त हमें जो करना है तो इसमें हमें कुछ डिस्काउंट दीजिए। चलिए अब मान लीजिए कि एक क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर को पता है कि कंपनी अगर लॉस में है तो हमें हो सकता है आगे पैसे ना मिले। अब मान लीजिए कंपनी अगर सोचती है अगर कंपनी बंद हो गई तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो क्रेडिटर क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, आप 1 लाख की लायबिलिटी आप 70,000 रुपए इसको क्लियर कर दो। तो कंपनी क्या कहती है, चलिए हम ये कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास मान लीजिए कुछ बैंक बैलेंस है और कुछ हमारे पास शेयर पड़े हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास बैंक बैलेंस है, कुछ हमारे पास शेयर्स हैं, या फिर हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, या फिर हमारे कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो आप लेके हम आपका कर्जा चुका देंगे। अब मान लीजिए कंपनी के पास बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस बहुत कम है, कंपनी क्या कहेगी, हमारे पास एक मशीनरी पड़ी हुई है, हमारे पास एक मशीनरी पड़ी हुई है, आप उस मशीनरी को लेके जाइए, बेच के अपना कर्ज चुका दीजिए। अब मान लीजिए जो मशीनरी है अब क्या करेंगे, या फिर एक इन्वेस्टमेंट हमारे पास रखी हुई है, हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी है, हमारे पास कैश बैंक बैलेंस नहीं है, तो अब हमारी इन्वेस्टमेंट ले लीजिए। उस वक्त क्या करेगा संडी क्रेडिटर, 70% का या फिर जो भी एक अमाउंट जो भी डिसाइड होगा दोनों के बीच में, वो अमाउंट लेगा क्या संडी क्रेडिटर, और वो अपने जो 1 लाख की लोन है वो 70,000 में अपना उसको सेटल कर लेगा। तो 30,000 में जो होता है वो अपना कैपिटल रिडक्शन हो जाता है। तो कंपनी का 30,000 का एक टाइप का देखा जाए तो बच गया कंपनी का। तो एक कंपनी की तरफ से देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, क्यों, क्योंकि तो उसको 30,000 देने से आराम मिल गया। इसी तरह से डिवेंचर होल्डर रहते हैं। अब मान लीजिए डिवेंचर होल्डर क्या कहता है कि भैया हमें तो नहीं चाहिए, मान लीजिए वो डिवेंचर होल्डर कहता है हमें तो जरूरत नहीं है, हमारे अगर आपके कैश बैलेंस आपके पास नहीं, हमें तो कैश बैंक ही चाहिए। कंपनी क्या कहती है, ठीक है हम आपको 50% शेयर इशू कर देंगे, हम आपको 50% शेयर इशू कर देंगे और 50% आप कैश में ले लीजिए। ऐसा रेशियो कुछ भी हो सकता है, 50, 60, 70 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से कंपनी क्या कहती है, कंपनी 50% उनको मान लीजिए 1 लाख डिवेंचर को भी देने हैं, डिवेंचर होल्डर्स को देने हैं, तो कंपनी उनको 50,000 का कैश बैंक बैलेंस जो है वो दे देगी, और बाकी के 50% के जो है 50,000 का शेयर इशू कर देगी। इससे क्या होगा कि कंपनी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, कंपनी के पास क्योंकि पैसे नहीं तो कंपनी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, कंपनी ने शेयर इशू कर दिए और 50,000 में कंपनी यहां से निकल जाती है। मान लीजिए कहते डिबेंचर होल्डर अगर है उनको एक दो स्कीम और दे सकते हैं। मान लीजिए हम 8% डिबेंचर है, 8% इंटरेस्ट डिबेंचर पे इंटरेस्ट सामने वाले को मिल रहा है, हम कहते चलो आपको 8 की जगह 9% का डिबेंचर दे देंगे। आप 9% डिबेंचर में मान जाइए, आपको इंटरेस्ट रेट जो कम मिला था वो मान जाइए, कुछ शेयर ले लीजिए, कुछ कैश बैंक ले लीजिए और कुछ इन्वेस्टमेंट ले लीजिए। इसी तरह हम हर एक लायबिलिटी को कम करते जाएंगे, 30%, 20%, 50%, इस तरह से हम कम करते जाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं,
अब जब मैंने कंपनी के शेयर इशू किए थे, हमारे पास 100 शेयर है, मान लीजिए एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर है, 100 शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, 100 इक्विटी शेयर है, उसकी वैल्यू 10 रुपए है। कंपनी क्या कहेगी, हम आपको 200 इक्विटी शेयर दे देंगे, बट उसकी जो वैल्यू है वो हम 2 रुपए पे ले आएंगे या 5 रुपए पे ले आएंगे, हम उसकी वैल्यू कम कर देंगे, लेकिन आपको शेयर के नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कंपनी के हम बढ़ा देंगे। तो कंपनी क्या करेगी, उसके नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर देगी, इसमें भी कंपनी का थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है कंपनी के रिफॉर्म्स में। इसी तरह वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी करेगी, इसी तरह कुछ 9% जो डिबेंचर होल्डर उनके साथ करिए, इसी तरह कुछ लोन फंड्स है उनको भी बोले कि आप हमारे पास कुछ एसेट्स पड़े हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट पड़े हैं, आप लेके जाइए और हमें थोड़ा डिस्काउंट दीजिए 20-30% का, और अपने लायबिलिटी हम सेटल कर देंगे। तो ये होता है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का सबसे मेन चीज, जो कैपिटल को रिकंस्ट्रक्ट करना, कैपिटल जो कंपनी के पास है उसे रिकंस्ट्रक्शन करना, और कंपनी की जो सिचुएशन को हैंडल करके एक कंपनी का वापस से कंपनी को रिवाइव करना होता है, इसको कहते हैं कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। इतना बेसिक एनॉफ है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, आगे हम सम करेंगे तो सारी चीजें आप सीख ही जाएंगे उसमें सारी चीजें। चलिए, थैंक यू सो मच।